खुल के दुनिया के सामने बार बार आया कि कोई वहाँ दहशतगर्द जो है उनके ठिकाने नहीं थे, कोई वो 600 या 1000 लोग उन्होंने नहीं मारे थे, कोई हमारा जंग का इरादा नहीं, कोई जंग का इरादा नहीं है। हमने कहा था कि ये ना करना, हाँ, तुमने किया, और हमने कहा था अगर ये करोगे तो फिर उसका जवाब आएगा। हम सोचेंगे नहीं कि हमने रिटेलिएट करना है या कहाँ से, जवाब जहाँ देना होगा उसका फ़ैसला हम करेंगे, जैसे देना है उसका भी फ़ैसला हम करेंगे। और हमने वो फ़ैसला भी किया और जवाब भी दिया, और जवाब ऐसा दिया कि वो सोए हुए थे, उनकी ताकत पता नहीं उस वक्त कहाँ थी जब हमने उसका जवाब दिया, और उसका नतीजा जो है वो भी आप देख लें। सर अब कितना इंतज़ार करें? अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में ख़िताब तो हो गया, अब खान साहब इंतज़ार करें यूएन कोई एक्शन लेता है, या फिर एक किसी सर्टन टाइम के ऊपर खान साहब जंग का ऐलान कर दें? मेरा ख्याल है अब इनको डेडलाइन देनी होगी, क्योंकि 55 दिन से भी ज़्यादा गुजर गए, और वो क्लियर बात करके आए हैं जो 2-3 उन्होंने बातें की हैं कि कर्फ्यू हटाओ, बिल्कुल, उनके बंदे आज़ाद करो। माओं से उनके जवान बेटे लेके चले गए, पता नहीं उनमें से कितने ज़िंदा हैं, बिल्कुल, पता नहीं कितने ज़िंदा नहीं हैं, किन जेलों में उनको ले गए हो। ये तो तुम हिटलर और मुसोलिनी वाली बात कर रहे हो ना, जिसका उन्होंने राब्ता इनके साथ बनाया, बिल्कुल, कि इस तंजीम को बनाने वाले ये लोग थे, तो ये तंजीम उससे कैसे हट सकती है? आरएसएस की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं तो इसलिए अब इनको एक डेडलाइन देना होगी। ये जुल्म, ये बर्बरियत, वो बेचारे ऐसे लोग जो कि तनहा हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं, मजलूम हैं, घरों में बंद किया हुआ है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दवाइयाँ बंद हैं, खाना बंद है। इस तरह कोई रह सकता है? उन्होंने तो कहा कि तुम तो जानवरों को भी इस तरह नहीं देख सकते कैद में, और इस तरह उनके साथ अगर सलूक किया जाए, तो ये तो इंसान है। तो इसको रिपीट करें कि इन इंसानों के साथ जो अब तक कर चुके हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, मैंने किया भी है, अब इतने दिन मज़ीद आगे चले गए हैं। इसका फ़ैसला मैं आपसे इल्तिजा करके आया था, मेहरबानी करें ये फौरी तौर पे, ये जो 2-3 मैंने टारगेट दिए इनको तो फौरी तौर पे ख़त्म करें। और असल टारगेट हमारा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में कश्मीर का मसला हल करो। वो मेरा अगला टारगेट, मैं तुम्हें उसकी भी डेडलाइन दूंगा, मगर मेरी जो फ़ौरन डेडलाइन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक शॉर्ट टर्म जिसको आप कहते हैं, एक जिसको आप लॉन्ग टर्म कहते हैं। उसमें भी कोई इतनी लॉन्ग टर्म नहीं है, मीडियम टर्म है, क्योंकि वो तो पहले ही 70 साल पुराना हो गया। वो सेकंड स्टेज है जिस पे बात होनी चाहिए, मगर इस वक्त जो इमरजेंसी है उसकी एक फौरी डेडलाइन जानी चाहिए। डेडलाइंस आप क्या समझते हैं सर? अगले खिताब से पहले डेडलाइन होनी चाहिए या अगले खिताब तक की डेडलाइन होनी चाहिए? कर्फ्यू तो वैसे भारत ने अभी कल थोड़ा सा नरम किया था, हल्का फुल्का नहीं, पर वो बात तो नहीं बनती, नहीं वो बात नहीं बनती। लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं yes. फिर सख्त कर दिया मजीद। वो तो इमरान खान पहले भी कह चुके कि जब ये निकलेंगे इसको कैसे हैंडल करोगे। कैद से जब लोग निकलेंगे, इस कर्फ्यू से जब निकलेंगे तो असल कहानियाँ आएंगी। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट है। जिन लोगों ने ये तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत देखी है, आप क्या समझते चुप करके आके अपना काम शुरू कर देंगे? एक रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन होना है, वो इसलिए वार्निंग दे के आए हैं। अब उसके लिए जो भी तरीका इख्तियार करना है वो दुनिया का काम है, यूएनओ का काम है। अपने मुबस्सरीन वहाँ पे भेजो, ऐसी वहाँ पे फोर्स कायम करो कि इस मामले को ब्लड बात ना कहीं हो जाए। वहाँ पे दोनों साइडों को कंट्रोल करना होगा आपने। वो जो भी तरीका इख्तियार करना है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, मगर इसका जो रद्द-ए-अमल है वो होगा। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में वो क्या है कि जब ऐसे लोगों को कैद करोगे, ज़्यादती करोगे, जब उनको छोड़ोगे, इसका रद्द-ए-अमल होगा। वो वार्निंग दे आए हैं। तो इसके बारे में एक पॉलिसी बनाओ, तरीका इख्तियार करो कि लिफ्ट करो, लोगों को बाहर आने दो, उनके रद्द-ए-अमल में इतना खूंरेज़ ना हो जाए कि जो काबू करना मुश्किल हो। सर ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी बात करना शुरू कर दी है भारत ने। ववेला, प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के भी जंग का जुनून पाकिस्तान के ऊपर सवार है। अब आप चूँकि जेफ थंडर्स के साथ भी मुंसलिक रहे, बानी हैं आप उसके, क्या इस प्रोग्राम के हवाले से भी इस किस्म का दबाव आया? क्योंकि एटमी प्रोग्राम पर तो दबाव आता है कि आप रोल बैक करें। जेफ थंडर पर भी इस किस्म का कोई आलमी दबाव आया? बिल्कुल इसके ऊपर आया। मुझे याद है, मेरा ख्याल है कि मैंने एक प्रोग्राम में आपसे बात की थी। ये जरदारी साहब जब बैठे हुए थे और वो मेरा वक्त था कि जब मैं उस दौड़ में था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ़ किसको बनाना है, तो उस वक्त एक उसमें से शर्त ये भी थी कि JF-17 थंडर को रोल बैक करना है। ये शर्त थी सर। ये तो और ये
बात इस तरह थी कि जी हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों की तरफ से ये मुतालबा है। अच्छा। तो ये मुतालबा कोई नया नहीं है, अगर आता भी है आज या ये आया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस मुतालबे को मैं पहले सुन चुका हूँ, तो मेरे लिए नया नहीं है। दुनिया तो शुरू से JF-17 थंडर के पीछे है कि ये ना बने, क्योंकि जब बन गया तो फिर सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। आज भी अमेरिका का प्रेशर है ममालिक को कि ये नहीं ख़रीदना, वो सारा इसको इसके ऊपर कवर डाल के आप यूँ समझें कि इसको छुपा के उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन आपने उनसे हल्का सा कवर उठाया जहाज़ से, उसने एक ही दिन में दुनिया को बता दिया कि मैं क्या हूँ, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आज भी अमेरिका का दबाव है पूरी दुनिया पर कि JF-17 थंडर ना ख़रीदे कोई, उसमें अरब मुल्क भी शामिल हैं, उसमें बाहर के मुल्क भी शामिल हैं, वो लिहाजा इसकी मार्केटिंग नहीं होने दे रहा। बहरहाल पाकिस्तान का हमारा मकसद हल हो रहा है, इसलिए हमें उस पर इतना तशवीश नहीं करनी चाहिए। ये अलहदा बात है कि ख़ुद अपनी उसकी जो इकॉनमी है वो चलती ही, जो उनका दफाई मामला है जंगो जदल वाला, वो उसके ऊपर चलती है, तो जंगें ही करवाता है नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स, कि बिल्कुल। उसी के ऊपर चलता है उनका जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, वो मेजर पार्ट देता है उसकी इकॉनमी में, तो ख़ुद वो उस हिस्से से कमाते हैं और हमें मार्केट नहीं करने दे रहे। ये तो बहरहाल नोन है ना। सर इसकी वजह ये तो नहीं थी रोल बैक कराने की कि पाकिस्तान JF थंडर से पहले पूरी दुनिया से या दुनिया के चंद ममालिक से जहाज़ ख़रीद रहा था अपने जो वॉर जेट थे, अब उनको लगा कि भाई हमसे कौन ख़रीदेगा, पाकिस्तान कैसे ख़रीदेगा, एक हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, सारी बात है, इंडिया के साथ हमारा क्लैश रहता है, तो ये वजह भी तो हो सकती है ना। नहीं, मेरे अच्छा ख्याल खासा में revenue उनका मेरे ख्याल में जहाँ तक उनके अपने सिस्टम का ताल्लुक़ है, आपको याद होगा कि तो 90 की दहाई की मैं बात कर रहा हूँ कि 90 की दहाई में वो जो मशहूर ज़माना $658 मिलियन जो हम उनको दे चुके थे, F-16 के लिए हम ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। वो जो पहले F-16 थे वो तो कोई $3-3.5 बिलियन जो है वो उन्होंने अपने जो उनका फ़ंड है उसमें से लगाए थे, वो हमने पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि जंग थी अफ़गानिस्तान की, वो उनकी मजबूरी था, उन्होंने वो अनायत फरमाए। मगर अब जब इसको आगे लेके चलना था तो वो तो पैसे हमने देने थे। हमने अगले F-16 का ऑर्डर प्लेस किया, 28 F-16, वो तैयार भी हो गए और अब उन्होंने हमें डिलीवर करने थे, साथ ही पाबंदियाँ लगा दी गई। प्रेसलर अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान की जंग के बाद। तो उनको मालूम था कि अभी भी ये F-16 लेना चाहते हैं, मगर उन्होंने रोक दिए कि इनको नहीं देना, क्योंकि दूसरी तरफ अब एयर वॉर उसका जो फैसला कुन जो उसको एक रोल मिल रहा था वो भी उनको कबूल नहीं था कि इनकी जितनी एयर फोर्स को मजबूत करोगे, ये तो फैसला कुन रोल इख्तियार कर रही है, तो कल को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होंगे। वो नहीं चाहते थे, हिंदुस्तान का प्रेशर था, तो उनको ये शायद इतना डर नहीं था कि हमारे जहाज़ नहीं लेंगे, उनको डर ये था कि इनकी एयर पावर को मजबूत नहीं होने देना। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम खुद साख्तगी की तरफ चल पड़ेंगे। वो तो एक ऐसा अल्लाह ने करम किया कि हमने वो रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह ने उसमें कामयाबी भी दे दी। हिंदुस्तान तो फेल हो गया LCA बनाते बनाते। वो तो चाह रहे थे कि अब इनको कोई भी पोटेंट वेपन सिस्टम ना दिया जाए। F-16 तो हमने ज़बरदस्ती छीना, उसके बदले में भी आपको F-5 का एक नई वर्जन F-20 जो कि पुराना जहाज़ जो कि ख़त्म हो रहा था, वो कह रहे थे ये ले लो, ये नया जहाज़ है। वो तो उसके अंदर उन्होंने थोड़ी बहुत अपग्रेड की थी और हमें कह रहे थे नया जहाज़ है, बस ये F-20 ले लो। तो हमने इनकार कर दिया। हमारे उस वक्त जनरल ज़िया थे और हमारे एयर चीफ जो थे अनवर शमीम साहब थे। एयर फोर्स ने उनको कन्विंस किया कि हम F-20 हरगिज़ नहीं लेंगे, हम F-16 लेंगे, और जो F-16 है वही मांगे आप इनसे, ये देंगे, और उन्होंने दिया। तो उन्होंने समझा हमने गलती कर दी कि टॉप ऑफ द लाइन वेपन सिस्टम इनको दिया, अब मज़ीद इनकी जो एयर पावर है उसको मजबूत ना करो, ये हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और ये इनकी एयर फोर्स और इनकी जो फोर्सेस हैं उनका दुनिया में नाम है, प्रोफेशनल्स हैं, और F-16 जैसा वेपन सिस्टम इनके हाथ में आ गया तो ये बहुत ऊपर निकल जाएंगे। उनकी उस वक्त उनको डर ये था। सर ये भारत के तैयारे क्यों गिर रहे हैं? 12 तैयारे गिर गए एक साल में। फ्लाइंग कॉफिन्स है ना, वो तो गिरेंगे। फ्लाइंग कॉफिन्स है, उनको फ्लाइंग कॉफिन्स इसीलिए कहा गया ना कि एक जहाज़ की लाइफ होती है, उस लाइफ से आप कितना उसको आगे खींच के ले जाएंगे। गाड़ियाँ जो है इनको तो आप सड़क पर खड़ा कर लें, मिस्त्री ले आएँ और ठीक ठाक कर रहे हैं, जहाज़ों ने तो गिरना है। हवा में तो कोई सड़क नहीं है जहाँ रोक के उसकी मरम्मत कर लेंगे आप। जब वो इस काबिल ही नहीं रहा कि हवा में फ्लाई कर सके, तो उसके अंदर इस तरह की खामियां भी आएंगी और वो गिरेंगे भी। तो उनकी तो ये सिचुएशन है। ऐसे तो नहीं मोदी रो रहा, ऐसे तो नहीं उनका जाने वाला चीफ उस दिन कह गया कि इतने पुराने जहाज़ हैं कि इतनी पुरानी तो लोग गाड़ियाँ भी नहीं चलाते। वो अपना रोना रो गया ना। तो भाई आपका रोना है, आप इसको संभालें। अल्लाह ने हमें JF-17 दिया,
आज JF-17 तो बहुत ऊपर चला गया, उसका जो ब्लॉक 3 है वो ओरिजिनल JF-17 से कहीं